यस पीपल, चलिए आशा करता हूँ आप सब एकदम जबरदस्त हैं। फंडिंग हमारा फ्लो अब शुरू हो चुका है अच्छे से। हमने आईसीडीआर बहुत हौले 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 इंटरप्रिटेशन खेला। फिर हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था हमारा आईएफएससी का, उसको बहुत प्रेम से हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया था। हमारी कोशिश रहेगी फंडिंग में हर वो चैप्टर जिसका हम ऐसा प्रॉपर उसको कंप्रेस कर पाएंगे, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं हर एक चैप्टर का ओवरव्यू भी बना के दूंगा। कुछ चैप्टर का ओवरव्यू बहुत डिटेल दे देता हूँ, कुछ चैप्टर का छोटा देता हूँ। सिंस दिस चैप्टर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एनीवेज, हम इसके ओवरव्यू में पूरे चैप्टर को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका ओवरव्यू एक ऐसा ओवरव्यू बनाया है जिसमें पूरा ही चैप्टर इंक्लूड हो गया है। उसका फायदा ये होता है कि रिवीजन के टाइम पे आप सिर्फ ओवरव्यू से भी पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। आज का टारगेट इतना सा है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और क्लोज कर देना है, दैट इज इट। ताकि एक रिवीजन वीडियो आपके पास बना हुआ रहे, जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहें, इस रिवीजन वीडियो को बार बार देख के उन चीजों को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। दैट्स द इजी टारगेट फॉर द डे। चलो, यस, खुशी का माहौल। चलो, yes people, so the chapter was chapter number 13, an overview of listing and issuance, या फिर इसको issuance and listing भी बोल सकते हैं हम। issuance and listing of securities in IFSC। मुझे बताओ ये सेबी का रेगुलेशन है या किसी और का? किसी और का। ध्यान रखना है, सेबी का रेगुलेशन ही नहीं है। हम इसके बेयर एक्ट में भी जाकर आए तो हमें बेयर एक्ट ढूंढने में भी परेशानी, तो मैंने नॉलेज बॉक्स में बेयर एक्ट दे रखा है। ये कौन सा है? ये है हमारा एक रेगुलेशन बाय IFSC। तो उन लोगों का बनाया हुआ रेगुलेशन है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इन्होंने बनाया है फॉर इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। तो IFSC एरिया में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC एरिया में, आज हमने दुबई का IFSC भी देखा। तो IFSC से वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है। ये एक्ट बनाया था ताकि हम इंडिया में IFSC बनेंगे और इंडिया के IFSC के हम स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकें। इंडिया में अभी एक ही गिफ्ट है, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में और बहुत सारे डेवलप होकर आ जाएं, बट अभी तो एक गिफ्ट सिटी ही दिखता है अहमदाबाद के अंदर। तो उसको हम दिमाग में रखते हुए IFSC रेगुलेशन को पढ़ते हैं। IFSC अथॉरिटी, इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। बहुत सारे प्रोविजन देखे थे हमने। सबसे पहला रेगुलेशन इसके अंदर देखा था अबाउट एप्लीकेबिलिटी, कि आखिर ये रेगुलेशन किस किस सिनेरियो में एप्लीकेबल रहता है। फोकस करना साथ में, स्क्रीन, मेरी आवाज और नोट्स, इन तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आगे रखना। जितना इस ऑडियो को हम बार बार सुनेंगे, उतना ये टॉपिक हमारे दिलो दिमाग में बैठेगा। फंडिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन उसके बाद में आ जाता है बहुत सारा कंटेंट टू रिमेंबर। तो अगर हम उसको अच्छे से क्विक रिवीजन के माध्यम से, समरी ऑफ द चैप्टर के माध्यम से याद रख सकते हैं तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। चलो, तो हमने सबसे पहले देखा था एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ये रेगुलेशन की किस किस पे है? IPO ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अनलिस्टेड इशूअर, FPO ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर। जैसे ICDR का होता है वैसे IPO बाय ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, FPO ऑफ एन लिस्टेड कंपनी। यस गुंडे, जल्दी सेल डाउन हो जाओ। उसके बाद में लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्टार्टअप और SME। अगर कोई भी स्टार्टअप या SME भी सिक्योरिटीज को लिस्ट करना चाहता है तो उसको वो भी यहां पे कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। हम अगर सिक्योरिटीज की चाहें तो सेकेंडरी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। सेकेंडरी लिस्टिंग का मतलब समझते हैं हम लोग? ऑलरेडी प्राइमरीली कहीं पे लिस्टेड है, हम उसकी सेकेंडरी लिस्टिंग कराना चाहते हैं। यहां तक कि हमने एक एग्जांपल भी देखा था सेकेंडरी लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट का। कौन सा था? याद करो। लैब्स, रेडी लैब्स। उन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट रिसीट्स इश्यू की थी यूएस के अंदर। उन डिपॉजिट रिसीट्स जो यूएस में लिस्टेड थे उनकी सेकेंडरी लिस्टिंग उन्होंने की IFSC इन इंडिया में। तो सेकेंडरी लिस्टिंग का कंसेप्ट ऐसा होता है। फिर आता है IPO स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय SPAC। इसको हमने अलग से सेपरेटली पढ़ा था डेप्थ में। SPAC स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका खुद का कोई मतलब खुद का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपसे पैसा ले लेती है कंपनी, उसका जिस पैसे को लेकर टारगेट को ढूंढती है बाद में, और फिर जैसे ही टारगेट मिलता है उस टारगेट को एक्वायर कर लेती है। याद आ रहा है ना? और अगर 36 मंथ तक टारगेट नहीं मिला तो हम क्या कर लेते हैं? इसको भी लिक्विडेट। चलो, ये पड़ा। SPAC भी लिस्ट हो सकती है यहाँ पे। फिर राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड इशू, यहाँ पे राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू भी हो सकता है। फिर पड़ा लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, लिस्टिंग ऑफ ESG, एंड लास्ट है इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी। द ब्यूटी ऑफ द टॉपिक एप्लीकेबिलिटी इज, अगर एग्जाम में एप्लीकेबिलिटी आता है तो हमें इस चैप्टर का ओवरव्यू तो लिखना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर कभी भी IPO करना है हमें IFSC में तो कैसा होगा, FPO करना है तो कैसा होगा। फिर हम स्टार्टअप SME कंपनी का पढ़ेंगे, सेकेंडरी लिस्टिंग कैसे होती पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी पढ़ेंगे, राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू भी छोटा सा दे रखा है। उसके बाद में डिपॉजिट रिसीट की लिस्टिंग, डेट सिक्योरिटी, ESG डेट। तो इवेंचुअली हमारे सिलेबस का ओवरव्यू तो पढ़ा है यहाँ पे। तो विद जीरो एफर्ट वी कैन रिमेंबर द टॉपिक ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एग्जामिनेशन में अच्छी संभावनाएं हैं कि अगर इनिशियल पहली बार चैप्टर आ रहा है एग्जामिनेशन में, इसके कोई पास क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ओल्ड सिलेबस फंडिंग में ये नहीं था। तो इसका कोई ग्रीन अभ्यास शीट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो
मतलब देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पास ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो जब एक चैप्टर को पहली बार पूछा जाएगा तो एक बहुत अच्छी संभावना है कि वो बेसिक एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ ले, तो बहुत इजीली हमारा आंसर बन जाता है। फिर हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, तो आता है आईपीओ। आईपीओ हमने इस प्रकार से आईपीओ का एक पूरा चार्ट बनाया था, पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे एकदम अच्छे से। चलो सब लोग सेटल हो चुके हैं? यस। आईपीओ का चार्ट बनाया था, सबसे पहले पढ़ा था आईपीओ की एलिजिबिलिटी। आखिर अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक कंपनी है जिसको हम आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें, तो क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी पहला है, आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड बी 20 मिलियन $20। 20 मिलियन $20 आपके प्रीसीडिंग ईयर, सिर्फ पिछले साल का, पुराना कुछ नहीं, पिछले साल का आपका प्रीसीडिंग ईयर का रेवेन्यू होना चाहिए 20 मिलियन $20। फिर आपका एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट 3 साल का, बिकॉज एवरेज वर्ड यूज करें तो 3 साल का लेना है, 3 साल का एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट है वो होना चाहिए $1 मिलियन। रेवेन्यू $20 मिलियन और प्रॉफिट $1 मिलियन। रेवेन्यू $20 मिलियन, प्रॉफिट $1 मिलियन। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू प्रीसीडिंग ईयर का, प्रॉफिट प्री टैक्स एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स शुड बी $1 मिलियन। उसके बाद में आते हैं कमेंस द बिजनेस एटलीस्ट 3 इयर्स प्रायर। कम से कम 3 साल के आपके बिजनेस का एज होना चाहिए। यू शुड हैव कमेंस द बिजनेस एटलीस्ट 3 इयर्स प्रायर। बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी हो जाता है। एलिजिबिलिटी के बाद में हम लोग गए फर्दर एलिजिबिलिटी। और भी कुछ एलिजिबिलिटी है क्या? हाँ, आपने इंश्योर करना है आपको आईपीओ करने के पहले यू शुड बी कंप्लाइंग विद लॉ। आपकी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो प्रॉपर लॉ के हिसाब से हुआ है, आपका जो ऑपरेटिंग चल रहा है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है, बायलॉज के हिसाब से हो रहा है, और आप जो इश्यू लिस्टिंग कर रहे हैं वो भी लॉ के हिसाब से कर रहे हैं। सो द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड एज पर लॉ, योर कंपनीज ऑपरेशंस आर एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर इशूइंग एंड लिस्टिंग द सिक्योरिटीज एज पर द लॉज। काफी आसान, ये हो गया फर्दर। उसके बाद हम जाते हैं इन एलिजिबिलिटीज। आखिर किन लोगों को आईपीओ करना अलाउड ही नहीं है? ये हमारे आईसीडीआर जैसा ही है। अगर आपके प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, इनमें से कोई भी डिबार्ड है, इनमें से कोई भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इनमें से कोई भी विलफुल डिफॉल्टर है, अगर ये लोग हैं तो इनको हम आईपीओ करने नहीं देंगे। बहुत आसान। उसके बाद में हमने और चीज पढ़ी, डेट। ये हमने एंड में भी पढ़ा था, बट हम यहां भी पढ़ लेते हैं तो 2 बार हो जाता है, याद करना आसान हो जाता है कि कौन से लोगों को आईपीओ ऑफ डेट करना अलाउड है। कि आप डेट सिक्योरिटीज का आईपीओ कर सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हैं। यहां पे पढ़ा इशूअर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आईएफएससी और इवन फॉरेन जुरिसडिक्शन। रैदर मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो याद रखना इजी हो जाएगा, इशूअर इनकॉर्पोरेटेड इन आईएफएससी, इंडिया और एनी फॉरेन जुरिसडिक्शन। ठीक है सर। उसके बाद में सुपरनैचुरल, सुप्रानैशनल मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी बॉडी जिनका हेडक्वार्टर या तो इंडिया में है या आईएफएससी में या फिर आउटसाइड इंडिया, चलेगा। थर्ड, कोई भी म्युनिसिपैलिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या एसपीवी विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज बनाना। और उसके बाद में फोर्थ, इशूअर हुज सिक्योरिटीज आर इररिवोकेबली गारंटीड बाय सोवरेन। बिल्कुल ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारा मसाला बॉन्ड। तो ये 5 प्रकार के अगर आपके डेट सिक्योरिटी के इशूअर हैं, डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, तो वो भी आईपीओ कर सकते हैं एट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एट वेयर? आईएफएससी। चलो ये कठिन थे, इसके बाद तो बाकी से बहुत आसानी है। फिर आ जाते हैं कि अगर हमें कभी भी आईपीओ करना है तो सिक्योरिटी शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड शुड बी इन डीमैट फॉर्म। लीड मैनेजर के ऑब्लिगेशंस नॉर्मल, जैसे कि लीड मैनेजर के ऑब्लिगेशन हम पढ़ते हैं, सिमिलर ऑब्लिगेशंस यहाँ पे भी आते हैं। इनिशियल डिस्क्लोजर, एक लाइन सिंपल आएगा कि आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में वो सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। उसके अंदर सब कुछ एक्यूरेट, ट्रू आपको लिख के देना है, ये सब चीजें। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 75%, नॉट 90, 75%। एंड मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 200। ऑफर साइज मिनिमम $15 मिलियन एंड ओएफएस के लिए एक ही कंडीशन, यू नीड टू होल्ड दो सिक्योरिटीज फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। चलो मुझे बताओ, इसके बाद में 3 पॉइंट्स इसमें पता होने चाहिए ओएफएस में, एकदम आराम से। ओएफएस में मेन तो कंडीशन हो गई दैट फॉर ओएफएस, फॉर गोइंग फॉर ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, यू नीड टू होल्ड दो सिक्योरिटीज फॉर 1 ईयर। 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, नोट्स में मत देखना, मैं एक बार बताता हूँ, याद करने की कोशिश। पहला, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला पॉइंट, कि आपने जिस टाइम के लिए कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को भी होल्ड कर रखा था वो भी कंसिडर किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ कैलकुलेटिंग 1 ईयर। तो मैंने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी 8 मंथ्स के लिए होल्ड किए थे, फिर वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर 4 मंथ्स के लिए भी होल्ड किए, फिर मैं उनका ओएफएस कर सकता हूं क्योंकि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का पीरियड भी कंसिडर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आई वॉज हैविंग अ बिजनेस एंड दिस बिजनेस वॉज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, आई वॉज होल्डिंग दिस बिजनेस फॉर 1 ईयर, और फिर उस कंपनी के मुझे शेयर्स मिले तो मुझे उसके शेयर्स 1 ईयर तक होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। और थर्ड इज, अगर आपको ये शेयर्स मिले हैं बिकॉज ऑफ बोनस इशू एंड जो पेरेंट शेयर्स थे जिनके कारण बोनस इशू हुआ, दो शेयर्स यू आर होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। फर्दर 2 कंडीशन,
कि ये जो शेयर्स आपको मिले हैं, ये जो बोनस इशू हुआ था, ये हुआ था आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये नहीं हुआ था आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नॉर्मल रूल है, सिंपल। और यहाँ पे सब चीजें कंप्लीट हो जाती है अबाउट आईपीओ। एक बार वापस देखते हैं कि हमें याद है कि नहीं है। आईपीओ को लेके चार्ट याद हो जाना चाहिए। तो ऐसे समझो कि इस चैप्टर के लिए अंदर मल्टीपल चार्ट्स हैं। पहला चार्ट था आईपीओ का। चलो, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के अंदर मुझे बता दो कि दो चीजें हैं, एक प्रॉफिट का पॉइंट, एक रेवेन्यू का पॉइंट है। मुझे सीधा पहले फिगर बता दो। रेवेन्यू का फिगर कितना है? 20 मिलियन यूएस डॉलर। एंड प्रॉफिट का फिगर कितना है? $1 मिलियन। वंडरफुल। अब पूरा पॉइंट हम अगर बात करते हैं रेवेन्यू का, तो हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड बी $20 मिलियन एंड प्री टैक्स एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर शुड बी $1 मिलियन। और हमारा एज मिनिमम इजी है, ये हो गया हमारी एलिजिबिलिटी। फर्दर एलिजिबिलिटी में 3 पॉइंट है। पहला, आपका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए एज पर लॉ, आपका ऑपरेशंस होना चाहिए एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, बायलॉज जिसको हम कहते हैं, और लास्टली आप इश्यू कर रहे हो सिक्योरिटीज को एज पर लॉ। एकदम सिंपल, ये हो गया सर। फिर आ जाते हैं 3 पॉइंट। फिर 3 पॉइंट है इनएलिजिबिलिटीज की भी, जिनको अलाउड ही नहीं है। अगर आपके प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, इनमें से कोई भी डिबार्ड है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या फिर विलफुल डिफॉल्टर है, अगर इनमें से कोई भी है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है साहब, ये भी हो गया। फिर लिमिट का एक और पॉइंट है ऑफर साइज। ऑफर साइज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? $15 मिलियन। तो डेटा हो गया $1 मिलियन, $20 मिलियन, $15 मिलियन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%, मिनिमम सब्सक्राइबर्स 200। क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। चलो, कौन कौन लोग डेट सिक्योरिटीज का इशू कर सकते हैं? 5 पॉइंट। सबसे पहला, कोई भी ऐसा इशूअर जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है आईएफएससी इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया। सुपर नेशनल या फिर मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिनका हेडक्वार्टर या तो आईएफएससी में है, या इंडिया में है, या फिर फॉरेन जुरिस्डिक्शन में है। तीसरा, म्यूनिसिपैलिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर कोई भी एसपीवी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज बनाना। कोई भी ऐसा इशूअर जिसकी सिक्योरिटीज आर इररिवोकेबली गारंटीड बाय सोवरेन। और लास्ट हो गया मसाला बॉन्ड। जबरदस्त। और इसके बाद में बाकी सब पॉइंट तो छोटे छोटे से हैं हमारे। फ्री ट्रांसफरेबल और डिमेटलाइज फॉर्म में होना चाहिए। लीड मैनेजर की बेसिक ऑब्लिगेशन आती है, इनिशियल डिस्क्लोजर आ जाता है, और ओएफएस के अंदर आपको सिक्योरिटीज को कम से कम होल्ड करके रखना है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान रखना है, और ये आईसीडीआर में भी ध्यान रखने होते हैं, हर जगह पे ध्यान रखना है ओएफएस के। पहला पॉइंट कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड भी कंसिडर किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, अगर आपके पास कोई बिजनेस था जो आप होल्ड करके रखे थे फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, और ये बिकॉज ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल ये कन्वर्ट होकर बन चुका है कंपनी के शेयर में, और वो शेयर आपको वापस 1 ईयर तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट, अगर आपको बोनस शेयर्स मिले हैं, अगर आपके पेरेंट शेयर्स जिनके कारण बोनस शेयर्स मिले हैं वो आपने 1 ईयर तक होल्ड किया था, तो बोनस शेयर 1 ईयर तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि बोनस शेयर्स ऑफ इशू इट इज इशूड आउट ऑफ सिक्योर्ड प्रीमियम और फ्री रिजर्व्स एंड इट इज नॉट इशूड आउट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व। That's it. आईपीओ खत्म बात। इसके बाद में फुद्दू आता है एफपीओ। एफपीओ में एक भी टॉपिक पढ़ने का नहीं अपार्ट फ्रॉम फास्ट ट्रैक। इन्होंने फास्ट ट्रैक का कंडीशन रखा है कि यहां पर भी एक फास्ट ट्रैक एफपीओ होता है, कि कोई कंपनी अगर चाहे तो वो फास्ट ट्रैक तरीके से एफपीओ कर सकती है। फास्ट ट्रैक एफपीओ की कंडीशन क्या आती है? ये रही। फास्ट ट्रैक एफपीओ की 5 कंडीशन है। अगर कोई भी एंटिटी इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो फास्ट ट्रैक एफपीओ कर सकती है। याद रखने के लिए हमने उसकी समरी वहीं पे पास में बना दी थी। इट हैज टू बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स। 18 मंथ्स तक लिस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद IFSCA के नॉर्म्स एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपके अंदर से आवाज आएगी चीखती चिल्लाती हुई सेबी के नॉर्म्स, नहीं, संभालना है खुद को IFSCA के नॉर्म्स। तभी इसका बार बार रिवीजन कर रहे हैं। ये वीडियो आपके साथ रहेगा, बार बार देखना है। चाहिए तो एग्जाम के 10 दिन पहले भी वीडियो देखना है, किसी को नहीं जम रहा एग्जाम के 1 दिन पहले भी देखना है, लेकिन ये रेडी करके जाना है अपन को कि IFSCA नॉट सेबी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंप्लायंस विद IFSCA एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आपके अगेंस्ट उस समय पे कोई शो कॉज नोटिस नहीं होना चाहिए। आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं होने चाहिए। नेगेटिव रिमार्क 3 तरह के हो सकते हैं, एडवर्स, डिस्क्लेमर एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। इनमें से कोई भी आपके ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए। और लास्ट हो गया, नो डिस्क्लोजर ऑफ इरेगुलरिटी। आपके लीड मैनेजर ने, आपके मर्चेंट बैंकर ने, किसी रजिस्ट्रार ने, किसी ने भी आपकी इरेगुलरिटी का डिस्क्लोजर नहीं किया है। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन योर कंपनी कैन इवन गो फॉर फास्ट ट्रैक एफपीओ। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और आता है, प्रेफरेंशियल इशू राइट इशू। बेस्ट आंसर है उसका, उन्होंने क्या लिख के दिया है, A company listed on recognized stock exchange at IFSC can issue right issue or preferential issue if such company fulfills the requirement as specified. जो स्टॉक एक्सचेंज और अथॉरिटी ने बोली वो रिक्वायरमेंट कंप्लाई किया तो आप राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हो। वंडरफुल। और ये हमारा पहला टॉपिक हो जाता है यहाँ पे खत्म। चल, आपको इतना स्ट्रांग होना है
कि आप ये ओवरव्यू, ये आप पेन डाउन कर लोगे नोट्स वोट्स में, आप सिर्फ इससे पूरा बोल पाओ। चार्ट देख के तो बोलोगे, इससे ही बोल पाओ कि सबसे पहले चैप्टर शुरू होगा एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट्स बोलते हैं सबसे पहले, आईपी ऑफ अनलिस्टेड, एफपी ऑफ लिस्टेड, राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू, एसएमई स्टार्टअप, सेकेंडरी लिस्टिंग, ईएसजी, डेट सिक्योरिटीज, वो जो कंपनी अजीब सी जो अक्वायर करती है, एसपीएससी का, अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। तो ओवरऑल सिलेबस का ओवरव्यू तो यहां पे आ जाता है, इजी। फिर आईपीओ की एलिजिबिलिटी, नहीं 3 पॉइंट है, याद आ रहे हैं तीनों पॉइंट एलिजिबिलिटी का, 1, 2 एंड 3 जो हमने पढ़ा, 15, 1, 3। उसके बाद में फर्दर एलिजिबिलिटी, तीनों लॉस, इन एलिजिबिलिटी तीनों पॉइंट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, विलफुल डिफॉल्टर, डिबार्ड, ऑफर साइज 15, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75 एंड 200 है ना, 200 है ना। इनिशियल डिस्क्लोजर आपको ऐसा करना है कि हर एक व्यक्ति इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। लीड मैनेजर, जैसे अपन नॉर्मल लीड मैनेजर के पॉइंट पढ़ते हैं, फ्री ट्रांसफर डीमैट फॉर्म, एलिजिबिलिटी फॉर इशूइंग डेट सिक्योरिटीज, 5 पॉइंट फटाफट वापस बोल देते हैं क्या जा रहा है। पहला पॉइंट, इशूअर इज इन इंडिया, आईएफएससी आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन जुरिसडिक्शन। सेकंड, सुपरनेचुरल, मत बोलो सुपरनेचुरल, सुप्रा नेशनल, मल्टीलेटरल, जिनका हेडक्वार्टर है, सेम चीज। उसके बाद में म्युनिसिपैलिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एसपीवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिनका ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज। कोई भी इशूअर जिसकी सिक्योरिटीज इररिवोकेबली गारंटीड है बाय सोवरेन। एंड लास्ट पॉइंट इज मसाला बॉन्ड, खत्म हो गया। ओएफएस 1 ईयर, और 1 ईयर के 3 पॉइंट, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, पुराना बिजनेस है, एंड राइट बोनस शेयर्स, खत्म। एफपीओ 5 कंडीशन इसके भी हैं, 5 कंडीशन बोलते हैं, शुड बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स, कोई शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आपके ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं होना चाहिए, किसी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया कोई भी इरेगुलरिटी। 1 पॉइंट रह गया, अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया, आप कम से कम 3 साल से पूरे के पूरे कंप्लायंस के अंदर है ऑफ आईएफएससीए और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर यहां तक हम आ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया। राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू पढ़ लिया, कि जो भी लॉ में लिखा है वो सब कंडीशन हम कंप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इतने तूफान हो जाते हैं कि आप सिर्फ इंडेक्स देख के सारे पॉइंट को धर 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 बोल पा रहे हो, तब आपको एग्जाम में कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, और उस लेवल पे होके जाना है। और बहुत ज्यादा नहीं, देखो क्या है, हर एक व्यक्ति इतनी मेहनत तो करता ही है, बस उससे थोड़ी सी और कर ली तो अपन इस लेवल पे आ जाएंगे। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया, हर चैप्टर का फंडिंग में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, कंसेप्ट को हम खोद खोद के पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंस है, उस चीज को कितने अच्छे से आप रिवाइज कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। तो अच्छे से हर एक चैप्टर का ओवरव्यू बना के रखेंगे, सब चैप्टर का इतना डिटेल नहीं बनाएंगे, बट हाँ जितना जरूरत है उतना बनाते रहेंगे और क्लोज कर देंगे चैप्टर को। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्टार्टअप एंड एसएमई के ऊपर। स्टार्टअप एंड एसएमई, स्टार्टअप एंड एसएमई नहीं, एसपीएससी बाद में आएगा। स्टार्टअप एंड एसएमई, ये रहा स्टार्टअप एंड एसएमई, फोकस है वेरी केयरफुली। अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप एंड एसएमई, इसमें स्टार्टअप की कंडीशन अलग है, एसएमई की कंडीशन अलग है, क्योंकि स्टार्टअप और एसएमई फर्क है ना। एसएमई तो स्मॉल मीडियम लाइफ लॉन्ग हो सकता है, पर स्टार्टअप में 10 ईयर का कंडीशन आता है। स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी कि कब आप स्टार्टअप की तरह लिस्ट हो सकते हैं, पहला कंडीशन 10 ईयर्स, आपको इनकॉर्पोरेट हुए 10 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऊपर मिनिमम 3 ईयर्स था, इधर मैक्सिमम 10 ईयर्स है। उसके बाद में आपका एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन $20 मिलियन, और तीसरा आपका स्टार्टअप इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट of any product, process or service, or its business model has high potential of employment generation और wealth creation। ये तीनों कंडीशन अगर आप कंप्लाई करते हैं, तीनों कंडीशन, तो आप स्टार्टअप की तरह लिस्ट हो सकते हैं। पहला 10 इयर्स, आपको इनकॉर्पोरेट हुए 10 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका टर्नओवर $20 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपके फीचर में, प्रोडक्ट में ये 3 फीचर होने चाहिए। क्या? इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। सर ये 3 नहीं है तो आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो या तो वेल्थ क्रिएट करेगा या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इन 5 में से कुछ ना कुछ तो चाहिए। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, या फिर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वेल्थ क्रिएशन करेगा, तब आपको स्टार्टअप की तरह लिस्ट कर देंगे। सर नहीं हो पा रहा है, एसएमई की तरह होना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एसएमई की तरह अगर आप लिस्ट होना चाहते हैं, यू आर एलिजिबल टू गेट योर सिक्योरिटीज लिस्टेड अगर आपका एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन $50 मिलियन। तो अगर आप एसएमई हैं तो आपको $50 मिलियन के अंदर रहना है, और अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको $20 मिलियन के अंदर रहना है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप है तो आपको 10 ईयर का कंडीशन भी कंप्लाई करना है, और आपको इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, वेल्थ जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कंडीशन को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। इजी है। उसके बाद में आता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलर पॉइंट कि आप जब भी लिस्ट होना चाहते हैं, पहले आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है। आप स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देंगे, स्टॉक एक्सचेंज 30 डेज में आपकी एप्लीकेशन का रिप्लाई कर देगा। फिर आता है लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू। सर अगर हम कभी विदाउट पब्लिक इशू लिस्ट कराना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर आप लिस्टिंग विद पब्लिक इशू करते हो तो भी आपको ये सब करना ही है। क्या सब करना है? कंपनी को ऑफर डॉक्यूमेंट और उसकी फीस देनी है अथॉरिटी को, लीड मैनेजर को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है, और कंपनी को ऑफर डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को देना है। अगर आप
इशू करके भी लिस्ट करा रहे हो, लेकिन अगर आप इशू करे बिना भी लिस्ट करा रहे हो तो भी तीनों कंडीशन कंप्लाई करनी है। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट और फीस देना है, आपके लीड मैनेजर को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है, और आपको ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। ऑफर डॉक्यूमेंट को यहां पे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सिंपल, एकदम इजी। फिर आ जाता है इशू साइज। सर अगर एसएमई स्टार्टअप इशू कर रही है तो इशू साइज कितनी होगी? रुक जाओ, इशू साइज पहले हमने आईपीओ के लिए देखी थी, दैट वाज मिनिमम $15 मिलियन। अब यहां पर आ जाते हैं इसके लिए, द इशू शैल बी मिनिमम 2 मिलियन और कैन बी मैक्सिमम 15 मिलियन। वहां पे मिनिमम 15 मिलियन है, यहां पे मैक्सिमम 15 मिलियन है। तो अगर आप स्टार्टअप या एसएमई की तरह आ रहे हैं तो मिनिमम 2 मिलियन है, मैक्सिमम 15 मिलियन है। रिजर्वेशन कर सकते हो आप ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस इन फेवर ऑफ नॉर्मल, जो हम पढ़ते हैं, एम्प्लॉय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ऑफ योर लिस्टेड होल्डिंग, लिस्टेड सब्सिडरी एंड लिस्टेड प्रमोटर कंपनी, सेम। और साथ में इन्होंने ऐड कर दिया वर्ड डायरेक्टर, ये भी अलाउड है। और रिजर्वेशन शेल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द इशू साइज। कभी भी रिजर्वेशन आपके इशू साइज के 20% को एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है सर। और फिर लास्ट आ गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेम 75%, लेकिन ऊपर आईपीओ में 200 था, यहां पे कर दिया इन्होंने 50। चलो जबरदस्त एकदम, देखते हैं यहां पर आ जाओ। चलो स्टार्टअप एंड एसएमई एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप और एसएमई की एलिजिबिलिटी अलग अलग है ना। अगर मैं स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो 3 पॉइंट है, 10 ईयर्स, $20 मिलियन, सही है। और तीसरा आपका प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, या आपका बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए? वेल्थ जनरेशन, इंप्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेबिलिटी रखने वाला, ये ठीक है। और अगर आप एसएमई के साथ आ रहे हैं तो आपका टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड $50 मिलियन, और यहां पर स्टार्टअप है तो टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड $20 मिलियन। समझ में आ रहा है क्या? चलो मुझे बताओ, आईपीओ के अंदर आपका टर्नओवर कम से कम $20 मिलियन होना चाहिए था, ऐसा कुछ था? तो हम थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आईपीओ के अंदर मिनिमम लिख रखा था आपका टर्नओवर $20 मिलियन, एसएमई स्टार्टअप के लिए कह दिया मैक्सिमम $20 मिलियन। हमारा जो इशू साइज था वहां पे लिख रखा था मिनिमम $15 मिलियन, इनके लिए कर दिया मैक्सिमम $15 मिलियन। थोड़ा याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, लिमिट्स को टच कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन सेम है 75%, लेकिन मिनिमम सब्सक्राइबर इज 50 नाउ। फिर इशू साइज हमने पढ़ लिया मिनिमम $2 मिलियन, मैक्सिमम $15 मिलियन। लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू में तीनों कंडीशन फिर भी करनी है। आपको अपना इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देना होगा, किसको देना होगा? सेबी को नहीं, अथॉरिटी को, आईएफएससीए को। उसके साथ में लीड मैनेजर को एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा, और आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देना होगा। और रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस आप कर सकते हैं मैक्सिमम 20% इन फेवर ऑफ दीज 3। एम्प्लॉय नॉर्मली करते हैं शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड प्रमोटर कंपनी एंड लिस्टेड सब्सिडरीज। यहां पे एडिशनल पॉइंट आ जाता है डायरेक्टर। इजी पीजी, ओवर, खत्म हो जाती बात। चलो इसके बाद में एक बड़ा सा टॉपिक आ जाता है, दैट इज एसपीएससी। हम उसको स्किप कर देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। एसपीएससी को स्किप करते हुए हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स सेकेंडरी लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। एसपीएससी को एंड में देखेंगे हम, जैसे हमने पढ़ा भी था। सेकेंडरी लिस्टिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी लिखा हुआ है कि अगर हम सेकेंडरी लिस्टिंग कराना चाहते हैं, हाँ करा सकते हो आप दो तरीके से, लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू, लिस्टिंग विद पब्लिक इशू। अगर हम लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू कर रहे हैं तो ये क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके शेयर्स ऑलरेडी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इन इंडिया या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, आप उनकी सेकेंडरी लिस्टिंग करा सकते हो आईएफएससी पे। उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन देना है आईएफएससी अथॉरिटी को, जैसे नॉर्मली न्यू लिस्टिंग होती है, और आपको आईएफएससी अथॉरिटी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सारी कंडीशन को कंप्लाई करना है। दो कंडीशन है, आपको एप्लीकेशन देना है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को जैसे आईएफएससी के रूल्स में लिखा है, और आपको ऑब्लिगेशन कंप्लाई करनी है ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड आल्सो ऑफ आईएफएससी। अगर ये दोनों कंप्लाई कर लेते हो तो आपको सेकेंडरी लिस्टिंग कर देंगे। सर अगर हमें सेकेंडरी लिस्टिंग कराना है विद पब्लिक ऑफर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ऑलरेडी लिस्टेड हो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी तो आप यहां पर आके सेकेंडरी लिस्टिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पब्लिक इशू के साथ करना है तो आईपीओ की सारी कंडीशन को कंप्लाई करना होगा। ऊपर की जितनी कंडीशन थी आईपीओ की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%, मिनिमम सब्सक्राइबर 200, आपको वो तीनों कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। आपका इशू साइज कम से कम $15 मिलियन का होना चाहिए। ये सारी कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी इफ इट ऑल यू आर गेटिंग सेकेंडरी लिस्टिंग और साथ में पब्लिक इशू करना चाहते। इजी। फिर आता है डिपॉजिटरी रिसीट्स। चलो ठीक है साहब, एक नया कंसेप्ट कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमारे डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर दें आईएफएससी पे? बिल्कुल करो, मोस्ट वेलकम। एलिजिबिलिटी कि अगर आपको डिपॉजिटरी रिसीट्स लिस्ट करनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी सबसे पहले इसको हमने बहुत ऑर्गेनाइज करके पढ़ लिया था। एलिजिबिलिटी टू फोल्ड है। डिपॉजिटरी रिसीट्स के अंदर भी ये 5 फीचर होने चाहिए, 3+2, और अंडरलाइंग सिक्योरिटी में भी ये फीचर्स होने चाहिए। ठीक है साहब, कौन से फीचर्स हैं? डिपॉजिटरी रिसीट सबसे पहले इट शुड बी ऑथराइज्ड, ये आपके प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ होनी चाहिए। सेकंड, इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ।
अरे ये कोई बोलने वाली बात है, ये तो ऑब्वियसली चीजें थी। द डिपॉजिट रिसीट शुड बी ऑथराइज, मतलब आपको जो भी रेजोल्यूशंस पास करने थे, गवर्नमेंट अप्रूवल लेने थे, ये सब आपने ले रखे हैं। द डिपॉजिट रिसीट्स आर ऑथराइज्ड एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ। ओके, साथ में द डिपॉजिट रिसीट शुड बी इन डीमैट फॉर्म एंड इट शुड बी फ्रीली नेगोशिएबल, ये नीचे लिखा था। तो आप ऐसे ही पढ़िए कि 4 एलिजिबिलिटी है फॉर डिपॉजिटरी रिसीट्स। मेन 2 है ऑथराइज एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ, देन इट शुड बी इन डीमैट फॉर्म, इट शुड बी फ्रीली नेगोशिएबल। सर और अंडरलाइंग सिक्योरिटी, उस पर भी कंडीशन है। पहला, इट शुड बी ईदर लिस्टेड और टू बी लिस्टेड, एंड ये टू बी लिस्टेड होनी चाहिए आपके डिपॉजिटरी रिसीट के लिस्ट होने के पहले। सेकंड, इट शुड बी फुली पेड अप, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लीन, इट शुड बी रैंक इक्वल टू अदर शेयर्स, परिपसु सेम इक्वल टू अदर शेयर्स, कि हम जो डिपॉजिट रिसीट्स के अंदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, दीज सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटीज शुड बी एज गुड एज सेम। नेक्स्ट इज डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, और लास्ट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब देखो लास्ट के 2 पॉइंट तो सेम सेम हो गए, याद हो गया इजीली। और 2 के पॉइंट कितने ऑब्वियस पॉइंट है, लिस्टेड और टू बी लिस्टेड, फुल्ली पेड अप, फ्री फ्रॉम लीन एंड शुड बी रैंकिंग इक्वली, इजी। तो यहां पे मेनली तो ये 2 पॉइंट है, ये याद रखना है। ये 2 पॉइंट में तो कोई दम ही नहीं है। इट शुड बी ऑथराइज्ड एंड शुड बी एज पर लॉ, यू गेट डिपॉजिट रिसीट की एलिजिबिलिटी। फिर आगे ऑफर साइज, डिपॉजिट रिसीट का ऑफर साइज होना चाहिए मिनिमम 7 लाख USD। ओके, नेक्स्ट ऑफर पीरियड मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 डेज। नेक्स्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज $7 लाख, ठीक है। और नेक्स्ट इज अलॉटमेंट विद इन 5 डेज, कि आपका जिस दिन पूरा प्रोसीजर हो गया, आपका इशू क्लोज होता है, उसके 5 दिन में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए डिपॉजिटरी रिसीट का। उसके बाद में प्रोविजन आता है प्राइसिंग का, सेकेंडरी लिस्टिंग का, और लिस्टेड होने चाहिए। देखो लिस्टेड तो लिस्टेड ही होनी चाहिए। प्राइसिंग, आप प्राइसिंग डिटरमिन कर सकते हैं फिक्स प्राइस मेथड से, बुक बिल्डिंग मेथड से, एंड सेकेंडरी लिस्टिंग भी आप ले सकते हैं। अगेन सेम तरीके से, अगर आपको सेकेंडरी लिस्टिंग लेना है तो आपको इंश्योर करना होगा कि कहीं और जहां लिस्टेड है, उसके बाद में यहां पे आके आपको IFSC और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से एप्लीकेशन देना होगा, एंड यू टू कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ IFSC एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और उसका बेस्ट एग्जांपल इज रेडी लैब्स। रेडी लैब्स एक ऐसा कंपनी था जिसने अपने डिपॉजिटरी रिसीट्स को लिस्ट किया यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसके बाद उसकी सेकेंडरी लिस्टिंग कराई है IFSC इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है सेकेंडरी लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट का। अरे सर तूफान। चलो आगे बढ़ने के पहले, इसके आगे कुछ टॉपिक दे रखा है क्या? डिपॉजिटरी रिसीट हो गया ना? यस, रुक जाओ। आगे बढ़ने के पहले यहां पर आ जाते हैं हम लोग। देखो हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये पूरा पेज देख लिया राइट अभी, तो ये पेज देखा था इसका रिवीजन किया, अब इस पेज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलो स्टार्टअप एंड एसएमई, स्क्रीन पे सब लोग। स्टार्टअप एंड एसएमई के अंदर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं। तो एलिजिबिलिटी के अंदर अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो एलिजिबिलिटी अलग है, एसएमई की अलग है। स्टार्टअप में 3 है एलिजिबिलिटी, एसएमई में 1 है। स्टार्टअप में पहला हो गया 10 ईयर्स, कितना मिलियन डॉलर के अंदर रहना है मुझको, $20 मिलियन के अंदर मेरा होना चाहिए रेवेन्यू। एंड द लास्ट कंडीशन इज प्रोडक्ट सर्विसेज होने चाहिए, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, या फिर बिजनेस मॉडल होना चाहिए, जनरेशन ऑफ वेल्थ या फिर एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है सर। उसके बाद में एसएमई के अंदर माय रेवेन्यू शुड नॉट एक्सीड $50 मिलियन। इन प्रिंसिपल अप्रूव फॉर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, हम जब अप्लाई करते हैं कितने दिन में रिस्पॉन्ड करते हैं? 30। आईसीडीआर में भी 30 में रिस्पॉन्ड करते हैं वो। लिस्टिंग विदाउट पब्लिक ऑफर, हम पब्लिक ऑफर के बिना अगर लिस्टिंग करेंगे तो भी हमको वो 3 कंडीशन का कंप्लाई करना है। क्या 3 कंडीशन? हमको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देना होगा IFSCA को अलॉन्ग विद फीस, हमारे लीड मैनेजर को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना होगा, और हमको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होगी टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद मिनिमम इशू साइज स्टार्टअप एसएमई में कितना होगा? मिनिमम $2 मिलियन अप टू मैक्सिमम $15 मिलियन। जब तक आप इनको कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तो आपको समझेगा नहीं, इधर का उधर लिख दोगे। तो यहां पे हम देखते हैं 2 मिलियन टू 15 मिलियन, और ये जो ऊपर यहां पे देखकर रहते हैं हम लोग, दिस वाज मिनिमम $15 मिलियन। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? ठीक है सर। चलो उसके बाद में रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस बिल्कुल हो जाएगा, 3 लोगों के फेवर में हो सकता है, लेकिन इनके फेवर में टोटल रिजर्वेशन टोटल कितना हो सकता है? 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। ठीक है साहब। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% एंड मिनिमम अलॉटीज 50। आईपीओ में 200 है, यहां पे हो जाते हैं 50। बहुत अच्छी बात है। सेकेंडरी लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, लिस्टिंग विदाउट पब्लिक ऑफर। अगर हमने कहीं और इक्विटी शेयर्स को लिस्ट कर रखा है ऑलरेडी, हम उसके बाद में उसको IFSC में अगर लिस्ट करना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं। अगर ऑलरेडी कहीं लिस्टेड हम विदाउट पब्लिक इशू लिस्ट कराना चाहते हैं तो 2 ही कंडीशन है, वील हैव टू मेक एन एप्लीकेशन एज पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड IFSCA के रूल्स, and we have to ensure that we comply with the conditions of IFSCA and recognized stock exchange। और अगर लिस्टिंग विद पब्लिक ऑफर करेंगे तो क्या एड ऑन हो जाएगा? आईपीओ की सारी कंडीशन भी कंप्लाई करनी पड़ेगी फिर आपको, बस। फिर आ गया डिपॉजिटरी रिसीट। चलो देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर डीआर और अंडरलाइंग असेट दोनों के लिए पड़ी थी। डिपॉजिटरी रिसीट के लिए पहला, इट हैज टू बी ऑथराइज्ड, सेकंड, इट हैज टू बी कंप्लायंस विद लॉ। वंडरफुल। फिर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, डीमैट एंड फ्रीली नेगोशिएबल। अंडरलाइंग सिक्योरिटी, लिस्टेड और टू बी लिस्टेड, फुल्ली पेड अप, फ्री फ्रॉम लीन, परी पशु, और उसके बाद में लास्ट के 2 पॉइंट सेम आ जाएंगे।
डीमेटेरियलाइज एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। ऑफर पीरियड कितने दिन? मिनिमम 3, मैक्सिमम 10। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पक्की बात? यस। अब समझ में आया? कंफ्यूजन तो होगा एग्जाम में, तो उसको एक ही पेज पे लाके करना होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है साहब। अलॉटमेंट विद इन 5 days। ऑफर साइज मिनिमम 7 लाख। लिस्टिंग प्राइसिंग सेकेंडरी, क्या आप लिस्टिंग करवा सकते? लिस्टिंग करवाना होगा आपको, उसके बाद में प्राइसिंग, आप प्राइसिंग डिटरमिन कर सकते हैं बाय बुक बिल्डिंग और फिक्स प्राइस मेथड, एंड सेकेंडरी लिस्टिंग आप करा सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है रेडी लैब्स। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस सर प्लीज। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग एकदम मजे में। हाँ ये हो गया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है, और ये तो टोटल 4 चार्ट में, हम 4 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं। हमारे 2 पार्ट और बचे हैं, और दोनों इजी वाले बचे हैं। अब आते हैं लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, फिर एसपीएससी को तो पढ़ ही लेंगे हम। लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, डेट 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 डेट, यहां पर आ गए। अरे अच्छी बात यही तो है कि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी कंडीशन, 5 प्रकार की सिक्योरिटीज को लिस्टिंग अलाउड होती है। पहला, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, आईएफएससी और आउटसाइड इंडिया। सेकेंड, बोल दो बेशर्मो, सुप्रा नेशनल मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका हेडक्वार्टर कहां होना चाहिए? आईएफएससी इंडिया या फॉरेन जुरिसडिक्शन में। तीसरा, म्युनिसिपैलिटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एसपीवी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यस, जिनका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। और उसके बाद में एनी इशूअर जिसकी सिक्योरिटी को इररिवोकेबली गारंटी कर रखा है सोवरेन ने। लास्ट इज मसाला बॉन्ड, वंडरफुल। और इसके अलावा एनी अदर सिक्योरिटीज नोटिफाइड। फिर मैंडेटरी लिस्टिंग फॉर इशूअर बेस्ड इन आईएफएससी, अगर आप डेट सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो तो आपको लिस्टिंग अनिवार्य है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखते हैं यहाँ पे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर इन्वेस्टर shall not be less than 1 लाख $। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है डेट सिक्योरिटीज का, तो कम से कम $1 लाख हर एक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। और सॉरी गजब, ठीक है साहब। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग, वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने क्रेडिट रेटिंग ली है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? यू मे ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, बट इफ यू आर ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग देन यू हैव टू कंपलसरीली डिस्क्लोज इट अप। नेक्स्ट इज पब्लिक इशू, अगर आप पब्लिक इशू करना चाहते हो तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कंप्लाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्प्टेड इशूअर्स, 3 प्रकार के इशूअर्स को एग्जाम्पशन मिल जाता है फ्रॉम वेरियस रिक्वायरमेंट। 3 प्रकार के इशूअर्स में से 2 ऊपर कवर्ड है, ये आपके सुपरा नेचुरल और इरिवोकेबल गारंटी बाय सोवरेन, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कनेक्टेड है ना। और तीसरा पॉइंट आता है एनी अदर एंटिटी जिसको आईएफएससी देना चाहता है। तो ये 2 लोग हो गए, और एक हो गया रेसिडुअरी क्लॉज, एनी अदर एंटिटी, supranational multilateral statutory institution, entities whose securities are irrevocably guaranteed by sovereign or any other entity as may be notified by authority, इन्हें exemption मिला हुआ है। ये हो गया डेट सिक्योरिटी, सुपर इजी। ईएसजी पे आते हैं यार। ईएसजी ग्रीन सोशल सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन मतलब ग्रीन, सोशल मतलब सस्टेनेबिलिटी, मतलब ग्रीन एंड सोशल दोनों गधों। तो ग्रीन डेट मतलब आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर आपका फोकस किस पे? एनवायरमेंट फ्रेंडली पे। सोशल मतलब आप कोई भी सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं, और सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं मिक्स है ऑफ ग्रीन एंड सोशल। ठीक है साहब। उसके बाद में अब हमारा प्रोविजन शुरू होता है, लेबलिंग ऑफ ग्रीन सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। इट इज कंपलसरी कि जब भी आप बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं उस टाइम पे यू हैव टू गेट योर सिक्योरिटी लेबल्ड एज ग्रीन और सोशल और सस्टेनेबिलिटी। लेबलिंग कंपलसरी है, और ये लेबलिंग आपको करवाना है इनमें से किसी एक फ्रेमवर्क से। लेबलिंग के फ्रेमवर्क हैं 5-6, इनमें से किसी एक फ्रेमवर्क से करवाना है। अब इजी वाला लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, ओके। उसके बाद में आया हमारा क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड, एशियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड, यहां तक आते हैं। और कोई और ई और एफ रेसिड्यूरी है, तो ई और एफ को छोड़ते हैं, पहले एबीसीडी पढ़ते हैं। एबीसीडी, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गाइडलाइन या प्रिंसिपल है, क्लाइमेट बॉन्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एशियन जो स्टैंडर्ड्स हैं, और यूरोपियन यूनियन जो स्टैंडर्ड्स है, ईयू यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स, क्लाइमेट के स्टैंडर्ड्स गधों इधर ध्यान दो, एशियन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है ये। इसके अलावा जो 2 पॉइंट है वो ये कहते हैं, इंडिया में अगर किसी ने कोई फ्रेमवर्क लॉन्च किया है फिर आप उसके हिसाब से भी लेबल कर सकते हो, दैट इज पॉइंट नंबर ई। एनी फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी स्पेसिफाइड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया, या फिर वर्ल्ड में कोई और भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो उसके हिसाब से भी आप लेबलिंग कर सकते हो। तो द पॉइंट हियर सेज कि लेबलिंग कंपलसरी है। अकेले में नाम लो, देखो कितने ले पा रहे हो। 6 पॉइंटेड रूल।
लास्ट के दो तो सबको याद हो गए। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर कोई फ्रेमवर्क बताया तो वो एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये तो हो गया। अब बच्चे चार, उन चार में से कितने याद आ रहे हैं ये क्वेश्चन है। एशियन तो सबको याद आ गया, ठीक है। उसके बाद में ईयू, यूरोपियन यूनियन हो गया। उसके बाद में क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में एक ही बच गया, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन। बस थोड़े से एफर्ट्स ही तो याद हो जाएंगे। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड्स के नाम है, तो इसको याद करने का ऐसा कोई वो तरीका नहीं हो सकता। ये स्टैंडर्ड्स के नाम है, 2-3 बार करे तो ऐसे याद हो जाएंगे। जब भी पढ़ते हो फिर बुक बंद करके नाम लेने की कोशिश करो, एक आधा मिस होगा एंड धीरे से विल बी एबल टू कैच इट अप। ये हो गया। इसके बाद में रिव्यू ऑफ ईएसजी डेट सिक्योरिटीज। ईएसजी डेट सिक्योरिटी जब भी होगा इट हैज टू बी रिव्यूड बाय हुम, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंटली रिव्यूड। अब इसके अंदर जब इंडिपेंडेंटली रिव्यू हो रहा है तब ये 3 पॉइंट को कंप्लाई करना है। वो व्यक्ति जो रिव्यू कर रहा है, द पर्सन शुड बी independent of what, of the issuer, director, senior management. The person should be remunerated in a way कि conflict of interest नहीं होगा। और last point, sufficient expertise होनी चाहिए reviewer के पास। तो जब भी आपने labeling कर दिए it has to be then reviewed also, और ये रिव्यूड होगी एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर से, और वहाँ पे 3 कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए कि ये व्यक्ति कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रेम्यूनरेटेड ऐसे प्रकार से होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और लास्ट पॉइंट इज सफिशिएंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास। अरे जबरदस्त, आहा आहा आहा। और इसके बाद में आता है आईएफएससी का फ्रेमवर्क ऑन ईएसजी। इन्होंने वही चीज़ को रिपीट टेलीकास्ट किया, लेकिन मैंने इसको स्टार मार्क करवाया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि ईएसजी का फ्रेमवर्क बताओ ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो फ्रेमवर्क कैसे बताएंगे? पहला, लेबलिंग कंपलसरी है। दूसरा, ये जो लेबलिंग करवाते हैं इसके बाद में उसका इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिव्यूअर से रिव्यू कराना भी जरूरी है। ये हो गया। फिर 2 पॉइंट आते हैं कि जो भी आपके ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड और सस्टेनेबल बॉन्ड है उसमें आपको एडिशनल डिस्क्लोजर देना होगा ऑफर डॉक्यूमेंट में। ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबल बॉन्ड, और जो सस्टेनेबली लिंक्ड बॉन्ड है उसमें भी एडिशनल डिस्क्लोजर देना होगा ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। अब एडिशनल डिस्क्लोजर किस किस पॉइंट को लेकर देना है वो लिखा हुआ है, बट इस तरह से आप 4 पॉइंट को इजीली याद रख सकते हो। चलो देखते हैं क्या पॉइंट हो गए। सबसे पहली चीज हो गई हमारी, जो भी आपके सिक्योरिटीज दे हैव टू बी लेबल्ड ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबली लिंक्ड, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंटली रिव्यूड। ये भी हो गया। उसके बाद में अगर ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल हैं तो आपको उसके एडिशनल डिस्क्लोजर देने ऑफर डॉक्यूमेंट और एनुअल डिस्क्लोजर्स भी देने, और अगर आपका सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड है तो उसके भी एडिशनल डिस्क्लोजर देने ऑफर डॉक्यूमेंट में। यह है ईएसजी डेट सिक्योरिटीज का फ्रेमवर्क। इसके बाद हमने देखा था लाइक एलओडीआर। जैसे हमारा एलओडीआर रेगुलेशन है वैसे ही आईएफएससी में जो कंपनीज लिस्ट होती हैं उन कंपनीज के लिए भी नॉर्म्स हैं। तो उनके 3 पॉइंट है जो सिलेबस में आते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि हर एंटिटी जो आईएफएससी में लिस्टेड है दे हैव टू अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। उनको एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। क्यों? 3 चीजें करेगा ये। पहला, कंफर्मिटी विद द रेगुलेशंस, सारे लॉस को लेटर और स्पिरिट में फॉलो करेगा। उसके बाद में कोऑर्डिनेट करेगा विद द रिपोर्टिंग टू आईएफएससी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी, जितने भी लोगों से कोऑर्डिनेट करना है वो करेगा। और लास्ट इज इंश्योर दैट करेक्ट प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड। तो ये 3 काम होंगे कंप्लायंस ऑफिसर के। तो हर कंपनी जो आईएफएससी पे लिस्ट होती है, भले स्मॉल, एसएमई, किसी भी प्रकार की कंपनी है, उन सब कंपनीज को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है, जो कि एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होगा। वंडरफुल। उसके बाद में इसको 3 काम जरूरी है करना। पहला, कंफर्मिटी विद रेगुलेटरी ऑल द रेगुलेशंस इन लेटर एंड स्पिरिट, कोऑपरेट करना है विद एवरीवन, द अथॉरिटी, द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, एंड लास्ट हो गया करेक्ट प्रोसीजर भी फॉलो करना है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? वंडरफुल। चलो, इसके अलावा और क्या क्या काम है? जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस, के कंप्लायंस की पूरी ऑब्लिगेशन किस पे देंगे? देखो नाम लिखा है, कहीं पे भी हमें कंप्लायंस ऑफिसर का नाम ही नहीं दिखता है। मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर, प्रमोटर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, इनमें से सबके ऊपर कंप्लायंस की जिम्मेदारी है, और एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटी, इस व्यक्ति की जिम्मेदारी कंप्लायंस करने की। मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर, प्रमोटर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। क्वाइट इजी। फिर आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम एसपीएससी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं हमें। प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं सिंपल एकदम, जो एलओडीआर में वो कॉपी पेस्ट है। मैंने आपको एलओडीआर के बैरेक्ट से कंपेयर करके बताया था, कॉपी पेस्ट टॉपिक्स हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग आपको फॉलो करना है लेटर ऑफ स्पिरिट के अंदर। उसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। आपके एडिक्वेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए सारे इन्वेस्टर को। डिससेमिनेशन जो आप कर रहे हैं वो आपको आईएफएससी के हिसाब से करेंगे। जितना भी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं वो देंगे एक्यूरेट, एडिक्वेट, एक्सप्लिसिट, टाइमली एंड इन सिंपल लैंग्वेज। जो चैनल्स फॉर डिससेमिनेशन है वो फीजिबल भी होनी चाहिए सबके लिए, इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए सबके लिए, इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए। एप्लीकेबल लॉज इंक्लूडिंग द सिक्योरिटीज लॉ आपको कंप्लाई करना है अलॉन्ग विद गाइडलाइंस। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स, फॉलो ऑब्लिगेशन इन लेटर एंड स्पिरिट। जो भी रिपोर्ट्स, फाइलिंग वगैरह करनी है वो भी पीरियडिकली प्रॉपर्ली फाइल करेंगे। और जितनी भी फाइलिंग हो रही है आपको इंश्योर करना है कि आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दें ताकि इन्वेस्टर ट्रैक कर सके परफॉर्मेंस को। दीज आर प्रिंसिपल्स। ये एलओडीआर जैसा ही कॉपी पेस्ट किया। नाउ दिस चैप्टर डज नॉट हैव ऐसा कुछ पॉइंट्स तो एकदम स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वहाँ पे एफर्ट्स लगेंगे, बट एफर्ट्स क्या तो याद हो जाएंगे।
और कुछ क्वेश्चन है जो कि एकदम जनरल वाले हैं। बार बार हमने जब पढ़ा इस चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ा, अभी हमने कोशिश किया एकदम कम समय के अंदर इसको क्विकली रिवाइज कर दें ताकि हमारे पास ये पॉइंट्स फटाफट से दिमाग में फिट इन हो जाए। एसपीएससी छोड़ के ये चैप्टर हुआ है, लेकिन एक बार हम यहाँ से देखते हैं कि हम इन टॉपिक्स को बोल भी पा रहे हैं या नहीं। ये वाला पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर ऐसा, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। एलिजिबिलिटी तो आप लोग नींद में भी बोल देंगे आई थिंक। 5 पॉइंट्स है, हम सबको 5 पॉइंट याद आ रहे हैं। मैंडेटरी लिस्टिंग अनिवार्य है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कितना है, $1 लाख। क्रेडिट रेटिंग वैसे तो ऑप्शनल है, यू मे ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, बट इफ यू ऑब्टेन देन यू हैव टू कंपल्सरीली डिस्क्लोज। एग्जम्प्टेड इशूअर कौन से हैं, 2, एक्चुअली 3 पॉइंट है। सुप्रा नेशनल, एग्जाम में सुपर नेचुरल लिख दोगे वो 0 दे देगा। सुप्रा नेशनल मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, आईएफएससी में या फिर फॉरेन जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी सिक्योरिटीज बाय इशूअर इररिवोकेबल गारंटीड बाय सोवरेन, ये या फिर एनी अदर इशूअर एग्जम्प्टेड बाय आईएफएससी। उसके बाद में ईएसजी, ग्रीन सोशल सस्टेनेबल के बारे में लेबलिंग करना अनिवार्य है। रिव्यू करेगा कौन, लेबलिंग करना अनिवार्य है विद द नेम ऑफ द अथॉरिटी, कि इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड के हिसाब से लेबलिंग करनी। 6 स्टैंडर्ड है, लास्ट के 2 मैं बता देता हूं, ऊपर के 4 आप याद रखेंगे, लास्ट के 2 हो गए। कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसे क्या हंस क्या रहे हो, हाँ मेहनत लगती है इसमें भी याद करने के लिए। ऐसे कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क जो कि इंडिया के अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी ने बना लिया है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब बचते हैं 4, मन में बोलो 4, मन में हो गया। क्लाइमेट बॉन्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, पहला वाला क्या था, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, फिर हो गया हमारा क्लाइमेट बॉन्ड, फिर हो गया हमारा एशियन, और फिर हो गया हमारा एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो उसके बाद में बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर लिस्टिंग ऑफ ईएसजी बॉन्ड। 2 पॉइंट तो सेम आ जाते हैं कि हमें लेबलिंग कंपलसरी है, हमें रिव्यू करना पड़ता है, और उसके बाद में हमारे ग्रीन सोशल और सस्टेनेबल है उनके लिए हमको एडिशनल डिस्क्लोजर देने होंगे ऑफर डॉक्यूमेंट में, और एनुअल डिस्क्लोजर भी देने होंगे, और साथ में जो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड है उसमें भी एडिशनल डिस्क्लोजर देने होंगे ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर आता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। अब प्रिंसिपल्स, ये पॉइंट जनरल एकदम, बट हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, लेटर ऑफ स्पिरिट में करेंगे, सारे डिस्क्लोजर अच्छे से देंगे, चैनल्स ऑफ डिसमिनेशन को भी हम अच्छे से रखेंगे, वो भी इक्विटेबल रखेंगे ताकि सबको मिल जाए। ये सब पॉइंट्स आप अगर हर बार रीड भी करोगे तो आपको एग्जाम में 6-7 पॉइंट्स तो ऐसे ही याद आ जाएंगे। उसके बाद में आता है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। किस किस पे किया है, डायरेक्टर्स, केएमपी, प्रमोटर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, और एनी अदर पर्सन हु हैज बीन गिवन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस ऑफिसर ऑब्लिगेशन, एनी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैज टू बी अपॉइंटेड एज कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि ये 3 काम करेगा सब्सटेंशियली। पहला, कंप्लायंस करेगा ना सारे के सारे लॉज और रेगुलेशन का, एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। सेकंड, कोऑपरेशन विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससीए, एंड लास्ट, एंश्योर दैट ऑल द प्रोसीजर्स आर फॉलोड प्रॉपर्ली। खत्म। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इजी, इतना भी कोई मारामारी की बात नहीं है। और लास्ट में आता है हमारा एसपीएसी। चलो लेट्स सेट इट। एसपीएसी, डरते नहीं हैं हम, एसपीएसी डरते नहीं हैं हम, थोड़ा थोड़ा डरते हैं हम, बस इधर आ जाओ। एसपीएसी, चलो यहां पे हमने पूरा वेब बनाया था एसपीएसी का। सबसे पहले शुरू करने के पहले व्हाट डू वी मीन बाय एसपीएसी? एसपीएसी मींस सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर, बोलो बोलो, हाँ साथ में गीत गा लो, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसका कोई ऑपरेशनल बिजनेस है ही नहीं, ये लोगों से पैसे कलेक्ट करती है सो दैट ये टारगेट एक्वायर करके बाद में उस कंपनी को एक्वायर कर पाए। एट द टाइम ऑफ आईपीओ तो आपको टारगेट बताया भी नहीं जाता है। लेट्स सी, सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी ऑफ एसपीएसी। कौन सी एंटिटी को हम एसपीसी की तरह एलिजिबल कर सकते हैं? पहला, एसपीएसी इनकॉर्पोरेट, ये तो हमारा फिक्स है, आईएफएससी इन इंडिया और एनी फॉरेन जुरिसडिक्शन। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो टारगेट हैज बीन आइडेंटिफाइड प्रायर टू आईपीओ एंड प्रोविजन फॉर रिडम्पशन एंड लिक्विडेशन एज पर आईएफएससीए रेगुलेशन, ये कंडीशन। एंड थर्ड पॉइंट इज स्पॉन्सर टू हैव गुड ट्रैक रिकॉर्ड। लेट्स रिपीट एकदम आराम से। एसपीएसी अगर स्टार्ट करना है तो 3 कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन आ जाती है आपकी, एसपीएसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, आईएफएससी और फॉरेन जुरिसडिक्शन। दूसरे के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका टारगेट इज नॉट येट आइडेंटिफाइड अप टिल आईपीओ ऑल्सो, एंड यू हैव प्रोविजन फॉर लिक्विडेशन रिडम्पशन एज पर आईएफएससी रेगुलेशन, एंड नाइस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्पॉन्सर। आप खुद ही लॉजिकली सोचो, लोग पैसा स्पॉन्सर के भरोसे ही तो दे रहे हैं, टारगेट तो पता ही नहीं है। जबरदस्त। एलिजिबिलिटी के बाद सीधा आ जाता हूं मैं मिनिमम ऑफर साइज पे, एकदम आराम से, कि अगर एसपीएससी कभी भी ओपन ऑफर कर रही है तो उसका मिनिमम ऑफर साइज कितना होना चाहिए? मिनिमम ऑफर साइज होगा $50 मिलियन, कम से कम $50 मिलियन इनका होना चाहिए। हमने ये 50 मिलियन पता है कहां देखा था? एसएमई का मैक्सिमम लिमिट कितना है?
उसका मैक्सिमम, उसका टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50 मिलियन यूएस डॉलर। कहीं ना कहीं हर लिमिट को ये इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है साहब। फिर स्पॉन्सर की मिनिमम होल्डिंग हो जाएगी 15% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। मिनिमम होल्डिंग कितनी रहेगी? स्पॉन्सर की मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा? 2.5% ऑफ द इश्यू साइज। मैंने उर्दू में लिखा है, आपको समझ रहा है ना? 15% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, 2.5% ऑफ इश्यू साइज, और 10 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज लोअर। फिर स्पॉन्सर की मैक्सिमम होल्डिंग होगी 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। आप इसको ऐसे याद रखो एकदम आराम से। मिनिमम ऑफर साइज 50 मिलियन यूएसडी, याद आ रहा है? स्पॉन्सर की मिनिमम होल्डिंग 15% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, स्पॉन्सर की मैक्सिमम होल्डिंग 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। ये हो गया। अब इसके अलावा क्या था? हर इश्यू के टाइम पे स्पॉन्सर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा 2.5% ऑफ द इश्यू साइज और 10 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज लोअर। देखते हैं। उसके बाद में आते हैं इस तरफ एप्लीकेशन साइज, कि जब भी एप्लीकेशन कर रहा है यहां पर एसपीएससी, तो एप्लीकेशन साइज क्या होगा? मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 लाख यूएस डॉलर। डेट सिक्योरिटी में, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी ऐसा ही था, एप्लीकेशन साइज 1 मिलियन यूएस डॉलर, 1 लाख यूएस डॉलर। सेम यहां पे क्या? एप्लीकेशन साइज 1 लाख यूएस डॉलर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%। ये सब जगह यूनिफॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आ गया मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 50। आईपीओ में 200 था, उसके बाद में वैसे ही 50-50 चल रहा है। उसके बाद में आ गया मैक्सिमम अलॉटमेंट टू अ सिंगल अलॉटी 10% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। एक व्यक्ति को 10% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल ज्यादा आप नहीं दे सकते। और लास्ट बेसिस ऑफ अलॉटमेंट या तो प्रोपोर्शनेट या फिर डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, ठीक है सर। याद रखने में थोड़ी कठिनाई होगी, देख लेंगे। ये हो गए पहले 2 पॉइंट। उसके बाद में हमने शुरू किया, चलो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? इधर से शुरू कर लेते हैं। अंडरराइटर। यहां पर आपको अंडरराइटर अपॉइंट करना क्या है? ऑप्शनल। लेकिन अगर आपने अंडरराइटर अपॉइंट किया है तो उसका 50% कम से कम, मिनिमम 50% ऑफ द अंडरराइटिंग कमीशन विल बी डेफर्ड। एंड अगर हमारी कंपनी कोई टारगेट एक्वायर नहीं कर पाए और सीधे लिक्विडेट हो गई तो ये 50% डेफर्ड है, अंडरराइटर हैज टू वेव इट। काफी आसान। उसके याद आ रहा है? पढ़ा था हमने अच्छे से। फिर आ गया प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर थ्रू एस्क्रो अकाउंट। अरे हाँ, हमने फिर पढ़ा था प्रोविजन कि आपका पूरा का पूरा पैसा रखा जाएगा एस्क्रो अकाउंट के अंदर। एस्क्रो अकाउंट के अंदर हम अपॉइंट करेंगे एक इंडिपेंडेंट कस्टोडियन को, जो कस्टोडियन इंश्योर करेगा कि वहां से कोई भी पैसा जा रहा है तो उसके परमिशन के साथ ही जाएगा। एस्क्रो अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज सिक्योरिटी, साथ ही साथ वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की लिक्विड एसेट होनी चाहिए। आई रिपीट, आप ऑफर एस्क्रो अकाउंट से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज सिक्योरिटी होनी चाहिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की लिक्विड सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो भी इंटरेस्ट इनकम यहां से डिराइव की गई है उसको आप एस्क्रो से विड्रॉ कर सकते हो फॉर 2 पर्पसेस। वन इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड सेकंड इज फॉर जनरल एक्सपेंस। लेकिन अगर जनरल एक्सपेंस के लिए करो तो यू नीड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग? वापस एक बार देखते हैं। एस्क्रो का प्रोविजन कहता है कि आप जो भी पैसा लोगों से कलेक्ट कर रहे हो एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। एस्क्रो अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है कि हाँ, पर यहां पर सबसे पहले तो एक आता है इसका एक कस्टोडियन, इंडिपेंडेंट कस्टोडियन अपॉइंट करते हैं जो एस्क्रो अकाउंट का ध्यान रखता है। एस्क्रो अकाउंट से कोई भी पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज सिक्योरिटी होनी चाहिए और वो लिक्विड और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर एस्क्रो अकाउंट से आपको कोई पैसा विड्रॉ करना है, जो भी आपने इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट कमाया वो, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं फॉर टैक्स पर्पस, कर ही सकते हो आप। सेकंड इज अगर आप जनरल एक्सपेंस के लिए भी करना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। जबरदस्त। फिर जाते हैं प्रपोज्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये जो भी आपका प्रपोज बिजनेस कॉम्बिनेशन है, जो भी आपने एक्विजिशन प्लान किया है, उसका प्रोस्पेक्टस शेयर होल्डर और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज दोनों को दिया जाएगा। शेयर होल्डर का अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड हियर स्पॉन्सर कैन नॉट वोट। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? अब यहां पे जो भी व्यक्ति अगेंस्ट में वोट कर रहा है उसके पास राइट होगा, अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है। रिडम्पशन के राइट, 2 केसेस में रिडम्पशन के राइट आते हैं। एक तो राइट आता है कि अगर मैंने अगेंस्ट में वोट किया है तो रिडम्पशन, और दूसरा अगर चेंज इन कंट्रोल ऑफ एसपीएससी, अगर चेंज इन कंट्रोल होता है तो भी मुझे रिडम्पशन का राइट मिल जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद में यहां पर आ जाते हैं हम लोग कंडीशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि अगर हम कभी भी बिजनेस कॉम्बिनेशन करना ही चाहते हैं, एक्विजिशन करने वाले हैं, उसमें भी 3 कंडीशन है। पहला 36 मंथ्स, आपको ये करना होगा विद इन 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग, उसके अंदर आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन करना ही करना है। सेकंड हो जाएगा, आते हैं हम लोग यहां पे, चलो कंडीशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन 36 मंथ्स। सबसे पहला रूल क्या हो गया? आपके कम से आपका 36 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। अगर 36 मंथ्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो आपको लिक्विडेट कर दिया जाएगा। दूसरा 80% का रूल है, याद आ रहा है? 80% का रूल, कि आपका जो एक्विजिशन है, टारगेट है, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एटलीस्ट 80% ऑफ द अमाउंट इन एस्क्रो होना चाहिए, एडजस्टेड विद द अमाउंट टू बी पेड। जो भी आपका ये जो उसका 50% कमीशन का अमाउंट है या फिर टैक्स पेबल, इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो पैसा है उसका 80% आपका इन्वेस्टमेंट का टारगेट होना चाहिए। और लास्ट इज इट शुड नॉट बी विद रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट, इनके साथ नहीं होना चाहिए।
फिर बात करते हैं कंडीशन पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद में क्या कंडीशन कंप्लाई करनी है। रिजल्टिंग कंपनी जो होगी उसको कंप्लाई विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आईएफएससी। अभी हमने कंपनी को अक्वायर किया, वो आईएफएससी पे लिस्टेड नहीं थी, अब हम उसको अक्वायर करके तो लिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसको आईएफएससी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना होगा। सेकंड कंडीशन, लॉक इन लगेगा हमारे स्पॉन्सर पे भी 1 ईयर, और जो उस कंपनी के प्रमोटर, रिजल्टिंग कंपनी के प्रमोटर ग्रुप, शेयर होल्डर्स इन कंट्रोल, डायरेक्टर, केएमपी हैं, उनके भी सारे शेयर्स के ऊपर 1 ईयर का लॉक इन लग जाएगा। माय गुडनेस, सब्सटैंशियली ये पूरा हो गया एसपीएसी। ऐसे काम नहीं चलेगा। वापस पूरा एसपीएसी देखेंगे हमको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम अच्छे से फोकस करना है। चलो, एसपीएसी का सबसे पहले पॉइंट आ जाता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में 3 एलिजिबिलिटी दिखती है। सबसे पहला एसपीएसी इंडिया, आईएफएससी और एनी फॉरेन जुरिसडिक्शन। दूसरा, टारगेट आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए अप टिल आईपीओ। प्रोविजन फॉर रिडम्पशन एंड लिक्विडेशन होना चाहिए एज पर आईएफएससी गाइडलाइंस, एंड स्पॉन्सर का होना चाहिए गुड ट्रैक रिकॉर्ड। चलो, एकदम दिमाग में एकदम पिक्चर मेमोरी से बिठा लेना है कि ऐसे प्रकार के फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्लियरली कहता है हमको कि हम इंडिया में आईएफएससी में, फॉरेन जुरिसडिक्शन में होने चाहिए। सेकंड पॉइंट में 2 कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन हो जाती है कि आपने टारगेट को आइडेंटिफाई भी नहीं किया है, और दूसरा पॉइंट कि आपके पास में लिक्विडेशन और रिडम्पशन के प्रोविजन रखे गए हैं। लास्ट पॉइंट आता है स्पॉन्सर हैज टू बी हैविंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड। टिंग टिंग टिंग, जबरदस्त। इसके बाद आता है मिनिमम ऑफर साइज। चलो अब खुद से देखेंगे सब लोग मन में सारे पॉइंट्स। चलिए, मिनिमम ऑफर साइज एसपीएसी का कितना? $50 मिलियन। स्पॉन्सर का मिनिमम होल्डिंग 15%। मैं सीधा लास्ट पे आता हूं। स्पॉन्सर का मैक्सिमम होल्डिंग 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल। उसके बाद में स्पॉन्सर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2.5% ऑफ द ऑफर साइज, इश्यू साइज, और $10 मिलियन विच एवर इज लोअर। बहुत जबरदस्त। फिर आते हैं सीधा कंडीशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब हम सीक्वेंस में चलते हैं हमारे हिसाब से। बिजनेस कॉम्बिनेशन की 3 कंडीशंस हैं। 36 मंथ्स, 80% रिलेटेड पार्टी। 36 मंथ्स के अंदर आपको टारगेट को अक्वायर करना ही होगा। सेकंड, आपका जो टारगेट का फेयर मार्केट वैल्यू, इट हैज टू बी एटलीस्ट 80% ऑफ द अमाउंट इन एस्क्रो एडजस्टेड फॉर टैक्स पेबल एंड द अंडरराइटर का जो आपका आउटस्टैंडिंग डेफर्ड कमीशन है, वो इसको एडजस्ट करने के बाद में जो अमाउंट है उसका 80% आपका यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद में लास्ट में आता है रिलेटेड पार्टी के साथ में एसोसिएट के यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद में आ गया कंडीशन पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। 2 कंडीशन आ जाती है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के बाद में भी रिजल्टिंग कंपनी को आईएफएससी के सारे कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो स्पॉन्सर है उनके सारे शेयर्स हो जाएंगे 1 ईयर के लॉक इन। रिजल्टिंग कंपनी के प्रमोटर ग्रुप, शेयर होल्डर इन कंट्रोल, डायरेक्टर, केएमपी, इनके शेयर्स भी हो जाएंगे लॉक इन फॉर 1 ईयर। चलो, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग अंडरराइटर। मुझे बताओ, अंडरराइटिंग ऑप्शनल है या कंपलसरी है? ऑप्शनल है, लेकिन अंडरराइटिंग अगर हमने कराई है तो जो उसका 50% कम से कम, मिनिमम 50% कमीशन विल बी डेफर्ड, एंड इफ एट ऑल हमारी एसपीएसी सीधा लिक्विडेट हो गई, वेव ऑफ करना पड़ेगा अंडरराइटर को। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन साइज। चलो देखते हैं खुद से। सबसे पहला मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना? $1 लाख। उसके बाद यूएस डॉलर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 7 लाख, 75% चलेगा। 7 लाख क्या था यार? डिपॉजिट रिसीट में 2 चीजें हैं, एक तो है ऑफर साइज है, और एक और क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ऑफर साइज हो जाता है मिनिमम 7 लाख और सब्सक्रिप्शन हो जाता है 7 लाख, ऐसा कुछ पड़ा था। उसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हर जगह पे चल रहा है 75%, मिनिमम सब्सक्राइबर्स 50, मिनिमम अलॉटमेंट टू अ सिंगल अलॉटी 10% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, और लास्ट आता है यहाँ पे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट और प्रोरेटा। फिर उसके बाद में एस्क्रो अकाउंट के अंदर हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? 3 तरीके। अब पॉइंट यहाँ पे समझना अच्छा। सबसे पहले तो एस्क्रो अकाउंट के अंदर एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, कस्टोडियन। एस्क्रो के पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सिक्योरिटी जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज्ड है, और वो लिक्विड भी है, और इन्वेस्टमेंट ग्रेड की भी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रेड लिक्विड होनी चाहिए, और उसके साथ में पहला हो गया ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद में ये जो हमें प्रॉफिट या इंटरेस्ट इनकम हुई है, ये इंटरेस्ट इनकम के पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं फॉर टैक्स, एंड सेकंड इज फॉर जनरल एक्सपेंडिचर आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जबरदस्त। फिर प्रपोज बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो भी आपका प्रपोजल है वो शेयर होल्डर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाएगा। अगर शेयर होल्डर ने मेजॉरिटी के साथ अप्रूव कर लिया तो अप्रूव हो जाएगा, जहां पे स्पॉन्सर वोट नहीं कर सकता। रिडम्पशन 2 केसेस में होता है। पहला, अगर जो अगेंस्ट वोट कर रहा है, इफ वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, एंड सेकंड, अगर एसपीएसी का क्या हो गया है? चेंज इन कंट्रोल। टिंग टिंग टिंग, एकदम आराम से। ठीक है,
लास्ट, यहां से अगर हम बोल लिए तो मतलब वी आर डन। चलो, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, सबसे पहले उसका प्रोसेस फ्लो ऑफ एसपीए है। प्रोसेस फ्लो ऑफ एसपीए हमारे नोट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ किया हुआ एक डायग्राम है, रुक जाओ देखना आप, एक डायग्राम में आपको ऐसे कॉलम्स दिखेंगे, ये रहा प्रोसेस फ्लो ऑफ एसपीएसी। अब आप समझो आपको ये सब कुछ पता है जो लिखा है, लेकिन एग्जाम में आ गया प्रोसेस फ्लो आप दिख नहीं पाओगे ना, तो यू शुड नो कि उसके अंदर क्या लिखना है, आपको एक कंटेंट पूरा पता है। देखो सबसे पहले एसपीएसी फॉर्म होगी, ठीक है, फिर एसपीएसी का आईपीओ होगा, ठीक है, फिर एसपीएसी पैसा कलेक्ट करके कहाँ रख देगी, एस्क्रो में, फिर हम करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट को विद इन 36 मंथ्स, उसके बाद में हम शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेंगे, उसके बाद में टारगेट को अक्वायर कर लेंगे, नहीं तो लिक्विडेट कर देंगे। ये हमको पता है क्या है, लेकिन अगर एग्जाम में प्रोसेस फ्लो के नाम से आ गया तो वी शुड नो दैट दिस हैज टू बी रिटन। अब आप इसको छोड़ो, आप अपने मन से लिखो, 5 के 6-7 पॉइंट कर दो, कोई बात नहीं। प्रोसेस फ्लो क्या है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एसपीएसी, उसके बाद में आईपीओ, collecting money, keeping it in escrow account, thereafter identifying the target, once you identified the target then आपको shareholders का approval, shareholders के approval के बाद में you can acquire the target, और अगर कोई भी target नहीं मिला then you'll have to get yourself liquidated, कोई दम ही नहीं है। चलो, यप। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मन में एक बार एसपीएसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पॉइंट नंबर 1, 1, 2 के अंदर 2 पॉइंट और 3। बिल्कुल ठीक है। पहला, एसपीएसी आई मस्ट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, आईएफएससी आउटसाइड इंडिया। दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट, नॉट आइडेंटिफाइड टारगेट अप टिल आईपीओ। सेकंड, नीड्स टू हैव प्रोविजन फॉर लिक्विडेशन और रिडम्पशन इन देयर ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह। और लास्ट पॉइंट, गुड ट्रैक रिकॉर्ड। उसके बाद में इनिशियल डिस्क्लोजर ऑफर डॉक्यूमेंट सेम जैसा चलता है कि आपको ऐसा डिस्क्लोजर देना है कि वो कोई भी व्यक्ति इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, आपको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेगुलर पॉइंट चल रहा है आईसीडीआर से। इशू साइज पे आ जाते हैं। इशू साइज के बहुत सारे पॉइंट्स, अब सारे तो हमें याद नहीं रहेंगे, लेकिन इशू साइज कम से कम कितना होना चाहिए, $50 मिलियन का। मुझे बता दो आप, प्रमोटर का मिनिमम उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 15%। मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे प्रमोटर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2.5% ऑफ द शू साइज और $10 मिलियन विचएवर इज लोअर। बहुत भारी। उसके बाद में अंडर राइटिंग फॉर एसपीएसी, मुझे बताओ कंपलसरी है क्या, ऑप्शनल है, लेकिन अगर अंडर राइटिंग कराई है तो मिनिमम 50% ऑफ द अंडर राइटिंग कमीशन हैज टू बी deferred, and if the SPSC goes into liquidation then this has to be waived by underwriter. Next is application size and allotment requirement. चलो, application size कम से कम 1 लाख, हर एक का 1 लाख होना चाहिए। उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%, मिनिमम अलॉटी 50, ये हो गया बेसिक चीज। उसके बाद में और क्या था यहाँ पे क्वेश्चन, एक अलॉटी मैक्सिमम कितना ले सकता है, 10% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल। और कुछ टॉपिक, अलॉटमेंट प्रोरेटा भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी। सुपर वंडरफुल। उसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर टू एसपीसी थ्रू एस्क्रो अकाउंट। हाँ, प्रोटेक्शन सबसे पहले किसको हम अपॉइंट करके रखते हैं, कस्टोडियन को। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ ऐसी सिक्योरिटी में जो हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज की होगी, और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, ठीक है साहब। और उसके बाद में हमारा जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर टैक्स पे करने के लिए चाहिए या फिर जनरल पर्पस के लिए चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, शेयर होल्डर का अप्रूवल टू फंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। कहां पहुंच गए, प्रोस्पेक्टस। हाँ, प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी हमें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर होल्डर के साथ साथ। फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, स्पेशल रेजोल्यूशन है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हाँ, अगर पैसा विड्रॉ करे तो स्पेशल, यहाँ पे ऑर्डिनरी, वहां जहां पे स्पॉन्सर वोट नहीं कर सकता। रिडम्पशन राइट ऑफ शेयर होल्डर, 2 केस में रिडम्पशन का राइट है, एक तो अगर उसने अगेंस्ट में वोट किया है, और दूसरा अगर एसपीएसी का कंट्रोल चेंज हो गया टू फंड। कंडीशन रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, 3 कंडीशन, 36 मंथ्स, 80% रिलेटेड पार्टी। उसके बाद में लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन उसका प्रोविजन है सीधा कि आपका 36 मंथ में हो तो लिक्विडेशन हो जाएगा। पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, 2 कंडीशन आ जाती है। पहला तो जो रिजल्टिंग कंपनी उसको पूरा लॉ रेगुलेशन कंप्लाई करना होगा एफएससी का, एंड दूसरा शेयर्स लॉक इन हो जाएंगे फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, स्पॉन्सर के भी, एंड जो रिजल्टिंग कंपनी के प्रमोटर ग्रुप, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर, केएमपी, उनके भी शेयर्स लॉक इन हो जाएंगे 1 ईयर। एंड दिस इज द एंटायर चैप्टर। आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप घर जाके ये पूरा लिख लेंगे। ये आपके ड्राइव लिंक में फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी थोड़ा ज़्यादा लगेगा एक बार मेहनत करने में, बट अगर लिख लिया तो अब एग्जाम के एक दिन पहले या सेल्फ रिविजन के टाइम पे धर धर आप बोल देंगे। जो पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा है सिर्फ उसको सर्कल मार्क करो, उसको जाके नोट्स के अंदर देखो। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड दिस इज ऑल अबाउट अ ब्यूटीफुल टॉपिक, चैप्टर नंबर 13, एंड आई थिंक वी आर डन विद दिस। आर वी गुड? यस। खेल कूद ऐश करो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय।